हेलो एंड वेलकम टू मालूका आईएएस। सो आई होप कि आप सभी अच्छे से ये जो डिस्कशन है, ये जो सीरीज़ है, इसका बेनिफिट ले पा रहे होंगे। सो आज के लिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दे करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। इट इज सेइंग द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द फी ऑफ लीगल केसेस. It's a legal tender money. So first we need to know what is a legal tender. Legal tender means you are legally liable कि आप जब आप ट्रेड करोगे तो आप जो है वो मनी को एक्सेप्ट करोगे. अब मुझे ये बताइए, आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है और आप जो है एक फ्रूट वेंडर के पास जाते हो, आप फ्रूट परचेज करते हो और आप उसको 100 रुपीज़ का नोट देते हो और वो सामने वाला पर्सन बोले कि ये 100 रुपीज़ मैं नहीं लूँगा. क्यों? क्योंकि मैं इस 100 रुपीज़ को पैसा नहीं समझता. क्या ऐसा हो सकता है? अगर उस 100 रुपीज़ के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर है, दैट मीन्स वो एक लीगल टेंडर मनी है. उसके पीछे लीगल एक बैकिंग है और सामने वाला पर्सन लायबल है कि वो उसको वैसे ही उसी वैल्यू में एक्सेप्ट करेगा. अब मुझे बताइए, ये भी नहीं हो सकता ना, यू आर गिविंग अ नोट ऑफ 100 रुपीज़ और सामने वाला बोले इसकी वैल्यू तो सिर्फ 50 रुपीज़ है. ऐसे भी नहीं हो सकता. जो अमाउंट मार्क्ड है उसी अमाउंट में, उसी वैल्यू में सामने वाले को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सो ये जो लाइबिलिटी है, एक्सेप्टेंस की लाइबिलिटी, ये जो है इस लाइबिलिटी को जो है हम इसको कंसीडर करते हैं एज अ लीगल टेंडर मनी. ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप सभी को? वेरी गुड. अब हम देखते हैं फर्स्ट क्या बोल रहा है, मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ. अब लॉ का यहाँ कुछ लॉजिक ही नहीं बनता यहाँ पे. सो ये स्टेटमेंट हो जाता है इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज सेइंग द मनी विच अ creditor is under compulsion to accept settlement of his claim. यहाँ पे एग्जाम्पल लिया क्रेडिटर का, मैंने आपको दिया था फ्रूट वेंडर का, बट केस दोनों का सेम ही है. अच्छा, इसको भी समझा देती हूँ कि मान लीजिए क्रेडिटर है, आप उसको बोल रहे हो कि अब आपको जो है हमारा मैंने मान लीजिए आपसे 50,000 का लोन लिया था, मैं आपके पास आई हूँ 50,000 500 के नोट्स लेकर कि ये लीजिए. आप बोल रहे हो मैं इन 500 रुपये को 50,000 वैल्यू नहीं समझता, ये जो आपने लोट दिया है मैं इसको सिर्फ 25,000 समझता हूँ, 25 और लेकर आओ. आप ऐसा नहीं कर सकते. कंपल्शन में हो अगर वहाँ पर अमाउंट उसी तरीके से मेंशन है. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट हो जाता है करेक्ट. सो स्टेटमेंट सी एंड डी आर इनकरेक्ट. सो बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक ड्राफ्ट नहीं, वो फिर प्लास्टिक मनी हो जाती है. द मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन इन अ कंट्री, मेटालिक मनी भी नहीं है. लीगल टेंडर मनी मीन्स कंपल्शन. सो बी इज द आंसर. इट्स अ फेट मनी विच कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड. हाँ, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. रिगार्डिंग द मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. रूल क्या बोलता है, इसको भी आप बताना. हैशटैग रूल क्या कि पेपर को गंदा करना है जिससे कि हम हाईलाइट कर दें कि व्हाट दे आर आस्किंग. डायरेक्टिव वर्ड क्या है, करेक्ट, इनकरेक्ट, नोट या फिर दे आर आस्किंग यस. सो फर्स्ट दे आर सेइंग कि नहीं है. फर्स्ट इज सेइंग अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल if it contains only provisions related to imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any tax. So 110, under article 110 there is some provisions regarding the financial bill, और financial bill में एक पार्ट में आ जाता है money bill. So money bill related to the money matters. So imposition, abolition of tax, it is a money matter, so it would be included under money bill. Yes, it would be included. Now if it is included in money bill but they are asking for what, not included, so A can't be the answer. Next statement, a money bill has provisions for the custody of the consolidated fund of India or the contingency fund of India.
So money bill में there is provision, there are three account: public account of India, consolidated fund of India and contingency fund of India. So this statement is also correct. Next is saying a money bill is concerned with the appropriation of money out of the contingency fund of India. Let me tell you, if you want to appropriate some fund from the contingency fund of India, in that case, उस केस में आपको either you have to take a permission from the president or parliamentary permission. ठीक है, दोनों ही केस हो जाते हैं अप्रोप्रिएशन के केस में. सो इस स्टेटमेंट में हमें कुछ गड़बड़ लग रही है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग अ मनी बिल डील विद द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग्स ऑफ मनी और गिविंग एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो मनी बिल में बिल उससे रिलेटेड जो है रेगुलेशंस तो होते ही. सो डी इज ऑल्सो करेक्ट. सो हम आ जाते हैं, हमारा राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर वुड बी सी. ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर. अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. सो सी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है विद सेक्शन आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो. नेक्स्ट इज सेइंग द जीएस फाउंडेशन कोर्स जो 2023 एंड 2024 के लिए आ रहा है, तो इसमें गारंटीड प्रीलिम्स एंड अश्योर्ड मेंस होगा. तो जितना जल्दी हो सकता है आप इसको एनरोल कर लीजिए. इसके फीचर्स जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. इट इज सेइंग इंडिया इनेक्टेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स. ये क्या हो गया? ऑफ Goods Registration and Protection Act 1999 in order to comply with the obligation to. So वही है. अगर इस केस में आपको आंसर पता है तो पता है, नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे. So first is ILO, IMF, UNCTAD and WTO. So the right answer is WTO. अब कर कैसे सकते हैं? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बनाएगा रिलेटेड टू हुम? रिलेटेड टू लेबर. यहाँ पे क्या हो रहा है? जीआई जो है एक तरीके का पेटेंट वर्क है रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल एरिया. सो आईएलओ तो नहीं हो सकता. आईएमएफ क्या है? आईएमएफ का नेचर कैसा है? मॉनेटरी. कि हमें क्या करना है? स्टेबिलिटी बनानी है बिटवीन द कंट्रीज और उनका फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखना है. तो फाइनेंस से रिलेटेड तो नहीं है. नहीं है. 50-50 के केस में हम आ जाते हैं इसमें. We have to choose between UNCTAD and WTO. अब WTO आप क्यों करते हैं? क्योंकि WTO में ट्रिप्स भी है एंड ट्रिम्स भी है. ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. एंड ट्रिम्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स राइट. सो ट्रिप्स के केस में WTO क्या कर रहा है? WTO जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उनको रेगुलेट कर रहा है. ठीक है. अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जो है, जीआई टैग्स क्या है? न्यूज़ में आप पढ़ते होंगे. जीआई टैग्स क्या है? कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ पर्टिकुलर वहाँ के आप ये बोल सकते हो वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पर ही ये कुछ कल्टीवेट किया जा सकता है. तो उस बेसिस पर आप जीआई टैग्स जो है प्रोवाइड करते हो या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में ही कुछ आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो. सो इसीलिए वो है किसका? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का. सो ट्रिप्स जो है WTO से रिलेटेड है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? WTO. ठीक है. सो इस तरीके से भी कर सकते थे हम इसको. बट यस, अगर हमने पढ़ा हुआ है तो थोड़ा और ईजी हो जाता है करना. ठीक है. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. अब मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम का जो है कोर्स जो है लॉन्च करने वाले हैं. इसके जो फीचर्स आप देख सकते हो कि टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, मेंटोरशिप होगा, करंट अफेयर टू द पॉइंट होगा, 90 डेज़ के लिए ये होगा. तो आप जितना जल्दी हो सकता है आप इनरोल कर लीजिए. हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. इट इज सेइंग कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज विच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड
partner of ASEAN. It is the Association of Southeast Asian Nations. ठीक है, सो 1967 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था एंड फर्स्ट जो है 5 कंट्रीज थे जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था. दैट वाज इंडोनेशिया, मलेशिया, लिख देती हूँ मैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, and there are other countries like Vietnam, there is Cambodia, there is Philippines, Laos, Myanmar, ठीक है. दीज आर द कंट्रीज जिन्होंने एशियन का जो पार्ट है. ठीक है, अब जो है देयर आर अदर ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियन. ठीक है, वो ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन है मैं इस पे बताती हूँ आपको आराम से. देखिए, एशियन है, टेन इसके जो है पार्टनर्स हैं, उसमें इसके कुछ ट्रेड पार्टनर्स भी हैं. तो हम लॉजिक के साथ करते हैं. लॉजिक ये है, याद रखने के लिए है, थोड़ा ये भी नहीं है कि यही सही है, बट जैसे मैंने याद किया है उसी तरीके से मैं आपको बता देती हूँ कि क्रिकेट जो साउथ ईस्ट का एरिया हमें लेना है. मैप में आप देख लेना, ये आपको होमवर्क करना है, आपको साउथ ईस्ट का मैप देखना है. वहाँ पर देयर आर 3 कंट्रीज किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से. वो क्या है, एशियन का ट्रेड पार्टनर है. वो कौन कौन, पहला है इंडिया, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा है न्यूजीलैंड. ठीक है, ये 3 किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है. माना कि कोई एसोसिएशन नहीं बनता, बस याद करने के लिए इतना रख लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट जो है 3 कौन कौन है. नेक्स्ट 3 है जो उस तरफ के पड़ते हैं, ये क्रिकेट नहीं खेलते, जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना. सेम से हैं यहाँ के. ठीक है, 2 हैं जो कुछ ज़्यादा ही आप ये बोल लो जिनका वर्ल्ड में जो है, जो वर्ल्ड के बॉस हैं. वन इज़ यूएसए एंड वन इज़ रशिया. ये क्या है, ये एशियन के जो है ट्रेड पार्टनर्स हैं. ठीक है, अब इनके जो ग्रुप है उसको क्या क्या बोला जाता है. इनके ग्रुप को जो है हम ईस्ट एशिया समिट भी बोल देते हैं. ठीक है, और इनके ग्रुप को हम RCEP भी बोल देते हैं, जो कि आपने न्यूज़ में काफ़ी पढ़ा होगा. अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. ये हमने सही से किया. ठीक है, अब इन्होंने पूछा था क्या कि फ्री ट्रेड पार्टनर कौन कौन है. अब मुझे बताइए, क्या ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया था ना. ठीक है, कनाडा था, नहीं. क्यों, क्योंकि एक तो नीचे के हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, एक ऊपर के. एक जैसे आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको दिखेगा चाइना, उसके पास साउथ कोरिया और उसके पास है जापान. वो एक ही साइड के एरिया के हैं. तो कनाडा नहीं है, 2 नहीं है, सो एलिमिनेट दिस एंड दिस. अभी चाइना है, बिल्कुल है. इंडिया यस, जापान यस एंड यूएसए यस. तो आंसर आ जाता है. अभी हाँ, इन्होंने फ्री ट्रेड पार्टनर पूछा है. फ्री ट्रेड पार्टनर में पहले 6 आते हैं. 2018 के टाइम पीरियड था. अभी करंट में ऐसा हो गया कि रशिया और यूएस को भी इसका पार्ट मान लिया जाता है फ्री
क्योंकि इन्होंने अब इंक्लूड किया था। सो हमारा आंसर आ जाएगा 1, 3, 4 एंड 5। सो 1, 3, 4 एंड 5 सी इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे यूएस भी है बट उस टाइम पे इसको फ्री ट्रेड नहीं यूज़ किया जाता था, ठीक है, टाइम का है, क्योंकि मैं अभी 2022 में ये करवा रही हूँ। क्वेश्चन 2018 में आया था, उसके अकॉर्डिंग आंसर की में सी वॉज द राइट आंसर। 6 तो है, उन्होंने ऑप्शन में भी नहीं डाला, ठीक है। सो ऐसे आपको ये याद करना है। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। सो अब मैं आपको बता दूं कि सीसेट का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो आदित्य सर करवाने वाले हैं, तो आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट, एज पर द NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस 70th राउंड situation assessment survey of agricultural household, consider the following statements. First, it is saying Rajasthan has the highest percentage share of agricultural household among its rural household. देखिए ये इनका सर्वे आया था। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं आकर नहीं बचा सकती हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं लगेगा। अगर पता है, ये पढ़ा हुआ था तो कर पाते, अगर नहीं तो फिर नहीं हो पाता। सो यस, इट वाज द करेक्ट। राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर, सो दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट, आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन द कंट्री अ लिटल ओवर 60% बिलोंग टू OBC। अब मुझे ये बताइए, OBC जो है उनको कितना परसेंटेज का रिजर्वेशन जो है अलाउ किया हुआ है? इट्स ओनली 27%। 27%। अब अगर पॉपुलेशन में OBC का परसेंटेज जो है वो 60% से भी ज़्यादा है, इफ़ इट इज़ हायर देन 60%, तो अब मुझे ये बताइए, there is SC, STs, there is OBC and there is general caste. अब अगर OBC वालों का शेयर है 60% एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, तो 40% किन के लिए बचा? इनके लिए। बट ये क्या माना जाता है कि मोस्ट डिसएडवांटेज स्टेज में कौन है? जनरल कैटेगरी। वाई? बिकॉज उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और उनको परसेंटेज कोटा का या तो दिया ही नहीं हुआ या फिर उनके लिए सीट्स जो हैं अनरिजर्व्ड है, तो बचती भी नहीं है। सो मोस्ट डिसएडवांटेज कंडीशन में ये आ जाते हैं। अब अगर मुझे ये बताइए, OBC को कितना दिया हुआ है? 27%, और अगर 60% पॉपुलेशन OBC ही है और उनको 27%, तो इसका मतलब उनके लिए रिजर्वेशन का भी कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही इतना हो जाता है तो उनके लिए तो रिजर्वेशन का भी बेनिफिट नहीं है। सो इसीलिए इस हिसाब से जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज सेइंग इन केरला a little over 60% of agriculture household they reported to have received maximum income from sources other than agriculture activities. So this is also the correct answer. So हमारा आंसर हो जाता है C, 1 and 3 only. So let's check the answer. It's 1 and 3 only. यहाँ पे जो है आपको डेटा प्रोवाइड करवाया हुआ है। सो कुछ चीज़ें फैक्ट के बेस पर होती हैं, उनको उसी तरीके से करना पड़ता है। सो एलिमिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम, जो एलिमिनेशन कहाँ काम करता है, 30 to 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप 100% श्योर होगे। उसके बाद के कुछ क्वेश्चन जिसमें आप 50-50 का एलिमिनेशन कर पाए हो, 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए हो, वहाँ 2 ऑप्शन में से चूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड का, लॉजिकल रीजनिंग का जो एक बेनिफिट है वो वहाँ मिलता है, ठीक है। सो ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करना है, टेक्निक्स को इंटरनलाइज करना है। तो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।